उम्मीद करती हूँ कि इस महामारी से आप सेफ और सुरक्षित होंगे। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम कहानी पे बातचीत करेंगे। इसमें चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे पृष्ठभूमि, हिंदी कहानी की विकास यात्रा, कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व, कहानी लेखन की विधियाँ, कहानी की विशेषताएं और महत्व। आज हम ऊपर के 3 बिंदुओं पर ही बात करेंगे। कहानी या कथा, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, कथा या कहानी। कथा कहने व सुनने की प्रथा मानव में आदिम है, यानी पुराने काल से चली आ रही है। कहानी शब्द कहना से बना है। यद्यपि कहानी सबसे प्राचीन विधा है, क्योंकि मनुष्य के विकास के साथ कहानियों का इतिहास जुड़ा है। कहानी को आख्यायिका या गल्प कथा भी कहा जाता है, या यूँ कहें कि कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन का है। उपेंद्रनाथ अस्क जी का कहना है कि कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव सृष्टि के आरंभ में जब एक सुनने वाले को दूसरा सुनाने वाला मिला, तभी शायद कहानी ने जन्म लिया। मानव के साथ कथावृत्ति अनादिकाल से जुड़ी हुई है। भारतीय कथा साहित्य का अतीत ऋग्वेद से लेकर धर्मसूत्रों, जातक कथाओं, पौराणिक आख्यानों तक और संस्कृत के प्रसिद्ध कथा सरित्सार से लेकर पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश की कथाओं तक फैला हुआ है। तो दूसरी ओर यह एक व्यवहारिक सत्य है कि हिंदी कहानी का जो शिल्प 20वीं सदी में आगे चलकर जिस रूप में विकसित हुआ है, उसे गुणाद्य की बृहद कथा, सुबंधु की वासवदत्ता या दंडी के 10 कुमार चरितम और बाणभट्ट की कादंबरी की शैली से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए भारतेंदु से पूर्व के समय को इतिहास लेखकों ने हिंदी कथा साहित्य का आविर्भाव या आरंभिक काल माना है। 18वीं ईस्वी से 1885 ईस्वी तक की अवधि में ऐसे 3 ग्रंथ मिलते हैं जो हिंदी कहानी के प्रयोगों के रूप में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। ये ग्रंथ हैं श्री लल्लू लाल प्रसाद कृत प्रेम सागर, सदन मिश्र कृत नासिकेतोपाख्यान तथा सैयद ईसा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी। इन ग्रंथों से प्राचीन काल की मूल अथवा आरंभिक प्रवृत्तियों को सहज ही समझा जा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? तो हम कहते हैं ना कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है? ये इसलिए कि जो साहित्य जिस काल में, जिस देश में लिखा जाता है, वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जितनी भी तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है, वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। यदि मैं अन्य गद्य विधाओं की बात कर रही हूँ, तो उन विधाओं में हम उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, नाटक आदि की बातें कर रही हूँ। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। उपन्यास और कहानी में दोनों में ही कथा के ही तत्व होते हैं। अतः प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। ज्यों-ज्यों कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी
में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। यानी कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष को ही दिखाया जाता है और उपन्यास में जीवन की समग्रता का वर्णन होता है। यद्यपि उपन्यास और कहानी में दोनों में कथा तत्व होने के बावजूद भी दोनों में पार्थक्य झलकने लगा था, तो विद्वानों ने कहानी की परिभाषाएं अपने अपने ढंग से देना शुरू कर दिया। यद्यपि कहानी को परिभाषा के चौकठे में बांधना एक कठिन कार्य है, फिर भी विद्वानों और कहानी लेखकों ने हिंदी कहानी की परिभाषाएं अपने अपने ढंग से की है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अज्ञेय के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। तो दूसरे विद्वान ब्लेड्स हेमिंगटन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है, द एम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज टू प्रोड्यूस ए सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। तो यहीं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी कहानी को एक गल्प रचना मानते हैं। हिंदी कहानी को सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की परिभाषा इस प्रकार से की है, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। हिंदी के लेखकों में प्रेमचंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी अपने विकास यात्रा तय करते हुए प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आती है। विकास यात्रा के क्रम में हम थोड़ी सी चर्चा हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर भी कर लेते हैं। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान ले तो उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी सन 1900 से 1915 ईस्वी तक। माधव प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, ज्वाला दत्त शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि इस काल के प्रमुख रचनाकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल 3 कहानियाँ लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इनकी कहानियाँ हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अस्क आदि इस काल के प्रमुख कालजयी कहानीकार हैं। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानियों में कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर आदि का नाम लिया जा सकता है। तो वहीं जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी को भी हम सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में देखते हैं। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर कहानी सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी। यशपाल अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र आदि इस युग के कालजयी रचनाकार या कहानीकार थे। चौथा, नई कहानी सन 1950 के बाद या अब तक। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अमरकांत आदि के साथ साथ उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोमती, मन्नू भंडारी, शिवानी, मेहरुनिसा परवेज आदि महिला लेखिकाओं ने भी अपनी लेखनी चलाई तथा इस युग में कालजयी रचनाएं दी।
आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की बिंदुओं पर चर्चा होगी अगली कक्षा में। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान दें। ईश्वर इस महामारी से मानवता का कल्याण करे। धन्यवाद।